Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome to all of you in unique second year online lectures बेटा. We are on to the chapter number 24. So हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर से आगे बढ़ेंगे. लास्ट बेटा जो हमने चैप्टर 24 में पढ़ा था वो था डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. सो अब हम बेटा जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन. अब बड़ा ये डिफरेंट सा टॉपिक है. मैं आपको किताब से इसको यहाँ पे लिंकअप करके दूंगा विद द ईयर्स और ये कोशिश करूँगा कि आपको इसकी प्रॉपर बेटा अरेंजमेंट भी लाजमी दे दूँ कि किस अंदाज में कैसे ये सारा अरेंज्ड है. पहले तो MCQs पे करते हैं शुरू. एवोल्यूशन लीव्स ऑब्जर्वेबल साइंस. क्या मतलब, इर्तका का जो अमल है वो ऑब्जर्वेबल का क्या मतलब होता है, जो देखने वाले साइंस होते हैं उनको शो करता है. ठीक, अब इसके अंदर हम मुख्तलिफ शॉर्ट वाइज इसको इनिशिएट करते हैं. पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बायोजोग्राफी. बायोजोग्राफी के हवाले से कुछ आपको अरेंज करवा दूं कि आपने लिखना किस तरह. इट वॉज द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़. ठीक है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ को आप क्या बोलते हो, बायोजोग्राफी. अच्छा, ये बायोजोग्राफी जो है वो आइडिया ऑफ एवोल्यूशन सजेस्ट करती है. इसमें आइलैंड्स में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो एंडेमिक हैं. बट एंडेमिक का क्या मतलब होता है, जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं लेकिन जो मेन लैंड स्पीशीज़ के साथ भी लिंक्ड हैं. एग्जाम्पल इसमें कौन सी बेटा करेंगे, आर्माडिलोस. राइट, आर्माडिलोस. व्हाट इज आर्माडिलोस, आर्मर्ड मैमल. अच्छा, व्हाट इज बेटे आर्मर्ड मैमल. आर्मर्ड मैमल जैसे शायद आपने नाम सुना हो, पुलिस के पास ना गाड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं APC, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर. अच्छा, ये वो गाड़ियाँ होती हैं जो हर लिहाज से बंद होती हैं, अंदर इनके AC लगा होता है और फ्रंट इनकी बेटा इस तरह होती है. आर्माडिलोस प्लेसेंटल मैमल है. क्या है, प्लेसेंटल मैमल है और ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही रह सकता है. इसका क्या मतलब है, अमेरिका का जो हैबिटेट है वो इसको सपोर्ट करता है, इसके अलावा ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. राइट, द एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ बायोजोग्राफी प्रेडिक्ट्स दैट कंटेम्पररी आर्माडिलोस. कंटेम्पररी वर्ड का मतलब लिख लें, लिविंग और अकरिंग एट सेम टाइम. ठीक है, कंटेम्पररी आर्माडिलोस ये मॉडिफाइड डिसेंडर्स हैं जो यहाँ पे इन कॉन्टिनेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं. और बायोजोग्राफी ये शो करती है कि एवोल्यूशन वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ हुई हैं वो प्रीवियस स्पीशीज़ से लिंक्ड हैं. अकॉर्डिंग टू दिस बायोजोग्राफी हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया, वो क्या होता है, डिफाइन बायोजोग्राफी. अगर आ जाए तो डेफिनेशन लिख के एग्जाम्पल बेटा साथ लिखनी है आपने शॉर्ट के लिए. सेकंड शॉर्ट है, इसमें 2-3 और कुछ MCQs भी हैं. पहला शॉर्ट है व्हाट आर फॉसिल्स. एक येलो बॉक्स बना हुआ है, ये बेटे इसकी डेफिनेशन होगी किताब में. आइए, एक्चुअल रिमेन्स मतलब हकीकी बाकियात और ट्रेसेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्ड इन एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम्स. ठीक, ऑर्गेनिजम्स में बी एम्बेडेड इन क्या, सैंड, रेजिन और आइस. राइट, 3 चीज़ें बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट हैं. रेत के अंदर रेजिन्स हार्डन्ड आउटर कोर होते हैं या बर्फ़ के अंदर छुपे हुए हैं ये. ठीक है, और फिर बेटा इनकी कास्टिंग हो गई है या इम्प्रेशन बन गया बॉडी टिश्यू के ऊपर. और फिर क्या हुआ है, इसके बाद जो टिश्यू था वो पेट्रीफाई हो गया बाय द हेल्प ऑफ क्या, सिलिका, SiO2 या कैल्शियम कार्बोनेट. और वो फिर एज सच इसी फॉर्म में बेटा एग्जिस्ट कर रहा है. और लास्ट लाइन एक बहुत अच्छा MCQ दिया हुआ है, इसको बोल्ड कर लें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. व्हाट आर द सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंटेड हैं, जो लेयर दर लेयर अरेंज्ड हैं, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. अच्छा बेटे, ये तो हो गया पहला शॉर्ट, फॉसिल. अब मैं ना आपको किताब से इसकी लाइनें पढ़ के भी कुछ थोड़ी सी अरेंज कर दूं. सक्सेशन इज ऑफ फॉसिल्स इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन.
It provides a visual record in complete series showing the evolution of an organism. For example, molecular biology, biochemistry, cell biology, प्रोकैरियोट्स को तमाम फॉसिल्स का इंसेस्टर कहती है, राइट। तो पहला ये बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया, क्या द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल्स विल बी क्या, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं। Another example is the chronological appearance of different classes of vertebrate animals in the fossil record. What is chronological? पुराने से नए की तरफ आना है आपने, राइट। इसमें देखें जरा, फॉसिल फिशेस आर अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। फॉसिल फिशेस क्या हैं, अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स हैं। उसके बाद एम्फीबियंस हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, फिर मैमल्स हैं और फिर बर्ड्स हैं। तो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स के ऊपर बेटा एमसीक्यू आ सकता है, पहले लिविंग स्पीशीज़ के ऊपर भी आ सकता है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि चैप्टर इस तरह का, इसमें यही सारी चीज़ें आती हैं और एज सच कुछ नहीं आ रहा होता। और इसमें लास्ट जो एग्जाम्पल है वो कौन सी आपने देनी है, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। जो एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स है, वक्त के साथ साथ जो घोड़े में तब्दीलियां हैं, वो अगर आप गूगल कर लो आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपको पता लगेगा खच्चर से आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते हुए घोड़े का बनना। ये डार्विनिज़म और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ये शो करता है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व होती गई हैं, बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, कंपैरेटिव एनाटॉमी। ये बेटे बोर्ड का लॉन्ग है, 2014 में आया, 2018 में आया। सवाल क्या था, एक्सप्लेन द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन विद रिगार्ड्स टू कंपैरेटिव एनाटॉमी। सबसे एनाटॉमी एनाटॉमी वर्ड का मुझे मतलब बता दें। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड टू एज कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। अब है किस तरह ये, anatomical similarities between species bring another sport to the theory of descent with modification। अब anatomical species को बेटा देखने के लिए ज़ाहिर है इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रेजेंट वर्ल्ड में पढ़ने के लिए हमारे पास डिजिटल एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, MRIs हैं, एज सच वो इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल्स में सेम स्केलेटल एलिमेंट्स के ऊपर बात कर रहा है, मेक अप द 4 limbs ऑफ कैट, वेल, बैट, अदर मैमल्स एक्सेट्रा। और इसको अब हम अरेंज करते हैं लॉन्ग में। आपने लिखना किस तरह है, पहली लाइन लिख के आप हेडिंग लिखोगे होमोलोगस ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स। कौन सी, होमोलोगस स्ट्रक्चर या क्या, ऑर्गन्स। अब ये क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स, those structures या organs which are क्या, structurally same but functionally क्या, different, ठीक है। structurally क्या है, same है, but function क्या है, different है, are referred to as क्या, homologous organs। अब बेटा ये हैं किस तरह, अब इसकी एग्जाम्पल देखिए, लिम्ब्स ऑफ व्हाट, लिम्ब्स ऑफ मैन, बैट, हॉर्स। स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन चेक करो, ठीक है, इसमें डिफरेंट। और वेल 4 हो गई। अब देखें ज़रा इसको, अगर आप ह्यूमंस में देखें तो इंसान, इन सब का स्ट्रक्चर सेम है, पहली बात तो ये। फंक्शन वाइज देखें, इंसान होल्डिंग, वर्किंग, राइटिंग, ये सब कुछ करता है इससे। बैट फ्लाइंग करती है, घोड़ा रनिंग करता है अपने 4 limbs से, ये 4 limbs की बेटे बात हो रही है, ठीक। और वेल मछली स्विमिंग करती है। तो देखें, गौर करें, स्ट्रक्चर सबका सेम है, फंक्शन सबका डिफरेंट है। दिस इज विद रिगार्ड्स टू क्या, होमोलोगस ऑर्गन्स एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। अच्छा, इसके अंदर अब आप लास्ट हेडिंग क्या लिखोगे, वो आप लिखोगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन
such a type of evolution in which homologous structures diverge, that is they have structure similar but function different, बिखरे हुए functions हैं, इसको बोलते हैं क्या, divergent evolution। क्या बोलते हैं, divergent evolution। ओके बेटे, नेक्स्ट क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स। अब ये क्या होता है जी, एनालॉगस ऑर्गन्स, नाम ही शो कर रहा है, इनका फंक्शन क्या होगा, सेम, बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। ठीक, एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स जिनका फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसमें आते कौन कौन से हैं, विंग्स, किसके, बैट्स के, बर्ड्स के, ठीक है, बैट्स के, बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के। ठीक है, ये सब क्या है, गौर करो, इनका फंक्शन सबका क्या है बेटा, सब उड़ते हैं, चिमगादड़ उड़ती है, परिंदे उड़ते हैं, इंसेक्ट्स भी उड़ते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, कॉकरोच वगैरह, लेकिन इन सब का, इनके फंक्शन क्या है, फ्लाइंग, बट इनका स्ट्रक्चर बेटा सबका एक दूसरे से डिफरेंट है। तो वो टाइप ऑफ एवोल्यूशन जो एनालॉगस ऑर्गन्स को शो करती है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है, कन्वर्ज होना, फंक्शन सेम होना बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होना, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक, थर्ड, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये क्या होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स are the oldest homologous structures. They are rudimentary structures of marginal or if any use to the organism. ठीक, vestigial organs क्या हैं, historical remnants हैं। ठीक है, तारीखी बाकियात। क्या मतलब, अब ये फंक्शनल नहीं है, लेकिन पिछले दौर में, पहले वक्तों में ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स थे ये फंक्शनल थे। एग्जाम्पल चेक करें क्या दे रहा है, वर्मी फॉर्म। कुछ बच्चे पूछते हैं वर्मी फॉर्म क्या होता है सर, तो बेटा वर्मी फॉर्म से मुराद है वर्म लाइक, अपेंडिक्स होती है मैन में या कार्निवोर में, दिस इज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और इसके अलावा क्या होता है, ईयर मसल्स भी होते हैं, किस में, इंसानों में, जो पहले उनके कानों को हिला देते थे लेकिन अब वो अपने कान नहीं हिला सकते, कॉकिक्स या टेल बोन। ये डार्विन की एक अनफॉर्चुनेटली नॉनसेंस इख्तरा है कि ये जो दुम थी इंसान की पहले होती थी अब नहीं होती। रियलिटी में देखा जाए तो इस दुम के हवाले से कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये दुम कहाँ थी कहाँ नहीं थी। बहरहाल दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो चीज़ें जो दी हुई हैं, जो करने वाली हैं, वो इसी अंदाज में सारी अरेंज्ड हैं। तो दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू क्या आपके पास है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का, मैन और कार्निवोर का, ईयर मसल्स थे पहले फंक्शनल थे अब नहीं है, कॉकिक्स या टेलबोन, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स को शो कर रहा है। अच्छा, कुछ और भी इसमें एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि एमकेट का भी टॉपिक है, बोर्ड का भी है, तो सुनिएगा। द फ्लावर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट होमोलोगस हैं या एनालॉगस हैं? आंसर है होमोलोगस। ठीक, अब ये कैसे हैं, इसमें एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये जो सेपल्स देखें, पहली बात तो है कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, दो। कौन से? रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में दो होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और दूसरा है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें कौन से होते हैं? सेपल्स, पेटल्स। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में बेटा सारा अरेंज है, जिसको आपने पढ़ना है, जानना है और क्लियर करना है। देन हम आगे बढ़ जाते हैं, दैट इज कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, व्हाट? कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। अब देखें, ये बड़े छोटे छोटे बेटा टॉपिक्स हैं, लेकिन ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन वाइज आए हुए हैं, राइट? एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज रेफर्ड टू एज एम्ब्रियोलॉजी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जब स्पर्म और एग मिलता है तो क्या बनाता है? जाइगोट। जाइगोट बेटा डेवलपमेंट शुरू करता है, क्या बनाता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बेटे मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, जैसे चैप्टर 19 आप पढ़ के आ रहे हैं, ब्लास्टूला,
मोरूला, गैस्ट्रोला, इन सब स्टेजेस से गुजरते हुए ये आगे बढ़ता जाता है और फिर अपनी डेवलपमेंट को प्रोसीड करता है। तो ये सब आपके पास है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया है 2018 में। अब देखें क्या है। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस इन देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल क्या दे रहा है, ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज गो थ्रू अ स्टेज इन विच दे हैव गिल पाउचेज ऑन द साइड ऑफ देयर थ्रोट्स। ठीक, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सिमिलैरिटीज बिटवीन फिश, फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, ह्यूमन्स, वर्टिब्रेट्स एक्सेट्रा आर मच मोर अपेरेंट देन द डिफरेंसेस। तो इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है ना वो है गिल पाउचेस। अब ये क्या है गिल पाउचेस? गिल्स की साइड पे जो पाउच होते हैं उनको बोलते हैं गिल पाउचेस। अब बेटा ये जो गिल पाउचेस की हवाले से जो बात यहाँ पे कर रहा है उसमें देखिए, द गिल पाउचेस इन फिशेस डेवलप इनटू गिल्स। ठीक, वाइल द गिल पाउचेस, ये तो मछलियों के हवाले से, वाइल द गिल पाउचेस इन लैंड एनिमल्स टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स डेवलप इनटू यूस्टैचियन ट्यूब। ठीक है बेटा, कौन सी? यूस्टैचियन ट्यूब। यूस्टैचियन ट्यूब कौन सी होती है? यूस्टैचियन ट्यूब वो ट्यूब है जो मिडल ईयर को थ्रोट के साथ जोड़ रही होती है। मिडल ईयर प्लस या विद द थ्रोट। अब बेटा ये क्या है मिडल ईयर को थ्रोट के साथ जोड़ना, कैसे हैं जी? हाउ इज़ इट? आपने शायद नाम सुना हो, एक डॉक्टर का बड़ा कॉमन नेम है ENT। व्हाट इज़ ENT? ईयर नोज थ्रोट। ठीक है, इन ईयर नोज थ्रोट के हवाले से अगर आप देखें तो इनका डॉक्टर बेटा सेम होता है, ईयर नोज थ्रोट का। इसका मतलब ये वो ट्यूब है जो कान को भी गले के साथ जोड़ रही है। और कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ये शो करती है कि ये स्ट्रक्चर्स जैसे गिल पाउचेस वगैरह हैं ये एग्जिस्ट करते हैं और ये शो करते हैं कि किसी ना किसी स्टेज पे तमाम एम्ब्रियोज एवोल्यूशन वाइज एक दूसरे के साथ लिंक्ड थे और वक्त के साथ साथ फिर उनमें चेंजेस आते गए हैं। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप टॉपिक है, एक्सप्लेन द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन विद रिगार्ड्स टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बेटा ये लॉन्ग तो नहीं है बट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे पहले ये तय करेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता क्या है। द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ इज़ रेफर्ड टू एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, ये जो बेटे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइफ की स्टडी को शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मॉलिक्यूलर लेवल वाइज मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में क्लासिफाइड हैं, बट उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कॉमनली रिलेटेड भी हैं और मौजूद भी हैं। एग्जाम्पल क्या है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की? साइटोक्रोम C। ठीक है, क्या नाम है? साइटोक्रोम C। अब व्हाट इज़ दिस साइटोक्रोम C? ये बेटे रेस्पिरेटरी प्रोटीन है जो मौजूद होता है इन स्पीशीज़ के अंदर और क्या करता है, इनमें हर स्पीशीज़ में मौजूद है। आपने रेस्पिरेशन पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे रेस्पिरेटरी चेन है। रेस्पिरेटरी चेन तमाम एरोबिक स्पीशीज़ के अंदर मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करती है। तो देखें हमारा मतलब अजीब सी है लेकिन ये कोरिलेट कर रहा है कि क्या साइटोक्रोम C हमारे में भी है और किस में है? बैक्टीरिया में भी है और ये सब आपस में रिलेटेड हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि ये एक सीक्वेंस में एग्जिस्ट करते हैं और फिर मौजूद रहते हैं। दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू दिस। बेटा इसके नीचे लिखा हुआ है 229 पेज पे किताब में नेचुरल आर्टिफिशियल सिलेक्शन, उसको काटते हैं। फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से करने वाले। पहला है पॉपुलेशन, करा दिया आपको। नेक्स्ट है स्पीशीज़। व्हाट इज स्पीशीज़? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग द एबिलिटी टू इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, इसको बोलते हैं आप स्पीशीज़। उसके बाद आपके पास क्या है? जीन पूल, द टोटल एग्रीगेट ऑफ ऑल द जीन्स इन द पॉपुलेशन इज रेफर्ड टू एज क्या? जीन पूल। तमाम जीन्स जो एक पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रही हैं वो उसका जीन पूल है। और जीन्स हमेशा याद रखिएगा बनी होती हैं अलील्स से। ऑल ऑफ यू नो द अलील्स ना,
द पार्टनर्स ऑफ द जीन पेयर आर कॉल्ड अलील्स, और अलील्स जो हैं वो एज सच मौजूद होते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट, व्हाट इज़ अ फिक्स्ड अलील। ये क्या होता है बेटे, बड़ा अच्छा शॉर्ट है, पेज नंबर 230 बुक का इसकी टॉप लाइन पे लिखा हुआ है। कह रहा है इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर होमोजाइगस फॉर द सेम अलील, द अलील इज सेड टू बी फिक्स्ड। एग्जांपल देखें, कैपिटल आर इनटू कैपिटल आर। तो बेटे जब भी प्रोड्यूस होंगे हमेशा क्या प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल आर। तो इसका क्या मतलब है, ये अलील्स यहाँ पे फिक्स्ड हैं, सही है। फिक्स्ड अलील्स कौन सी होती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं एज सच एक ही पॉपुलेशन में। अच्छा बेटे इसके नीचे ना 230 के ऊपर एक बड़ी सी एग्जांपल लिखी हुई है बेटे, वो एग्जांपल है हार्डी वेनबर्ग थ्योरम की। अब अनफॉर्चुनेटली बेटे हार्डी वेनबर्ग थ्योरम आपके ALP का हिस्सा नहीं रहा, इसलिए उसके साथ ही ये एग्जांपल भी हम नहीं करेंगे। और इसके बाद 231 पे लिखा हुआ है फैक्टर्स इफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी, ये हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा इस चैप्टर में से। और उसके बाद है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो वो भी बेटे काट दें, वो ALP का हिस्सा नहीं है। अब हम बेटे लास्ट लॉन्ग करने लगे हैं, वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द जीन फ्रीक्वेंसी, और ये चैप्टर इंशाल्लाह हम अभी थोड़ी देर में एंड करेंगे। अच्छा बेटे सबसे पहले तो ये मेरे बच्चों तय करना है कि वो जीन फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ठीक है। जीन फ्रीक्वेंसी होती क्या है, जीन्स की फ्रीक्वेंसी, कौन सी जीन्स हैं जो एक पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती हैं, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये इनकी जीन्स की फ्रीक्वेंसी है, सही। और एज सच ये क्या शो कर रही है कि यहाँ पे हमारे पास जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो इस फॉर्म में अरेंज है कि उनको हम मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेस के ऊपर क्लासीफाई कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है म्यूटेशन। व्हाट डज दैट मीन म्यूटेशन, सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप। पहला MCQ, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द चेंजेस इज म्यूटेशन। मतलब क्या है, सडन चेंज कोई आ गया आबादी के अंदर। जैसे याद करें वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों के ऊपर एटम बॉम्ब मारे थे। उन एटम बॉम्ब मारने से क्या हुआ था कि वहाँ पे बेशुमार लोगों की डेथ भी हो गई थी और उनमें डिफरेंसेस भी आ गए थे। तो इसके हवाले से अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल म्यूटेशंस बड़ी रेयर होती हैं, बट साथ ही क्या कह रहा है, म्यूटेशंस अलोन डू नॉट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी मच। तो ये बड़ा डिफरेंट सा इफेक्ट है जो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है बेटे, म्यूटेशन का। सेकंड पॉइंट हमारा इसमें क्या है, माइग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटे, हिजरत करना। ये 2 वर्ड्स में आपने करना है, एक है ई माइग्रेट, ठीक है, और एक है इमिग्रेट। अब मुझे बताएं ई माइग्रेट क्या होता है। ई फॉर एग्जिट। ई माइग्रेट का बेटे मतलब क्या होगा, जैसे आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं तो आप जाने के लिए यहाँ से किसी भी मुल्क के अंदर अप्लाई करते हैं कि मैं, जैसे कनाडा में कोई जा रहा है तो वो कोशिश करता है कि वो कनेडियन सिटीज़न बन के वहाँ पे रहे, तो यहाँ से वो एग्ज़िट कर जाएगा। ई फॉर एग्ज़िट, इसको बोलेंगे ई माइग्रेट करना। और कनाडा में जाके वो उस पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाएगा, उसको बोलेंगे इमिग्रेशन। और वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे जाके किसी ने उसी की आबादी के साथ वहाँ पे शादी कर ली तो ये इमिग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और ये जो ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन है ये दोनों दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द जीन पूल। क्यों भला, हमारी पाकिस्तानी जीन्स अगर जाके कनेडियन जीन्स के साथ मिक्स होंगी तो डेफिनेटली जो स्पीशीज़ वहाँ पे सामने आएंगी वो बड़ी ही डिफरेंट होंगी, उनके अंदर मुख्तलिफ वेराइटीज़ एग्जिस्ट करेंगी। तो दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू इमी एंड ई माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब बेटा ये क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन्स का ड्रिफ्ट होना। अब व्हाट डज दैट मीन, जीन्स का ड्रिफ्ट होना, इट इज़ द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन्स या अलील्स एट अ लोकस। लोकस क्या होता है, द पोजीशन ऑफ जीन दैट अकर्स बाय चांस। अब देखें इसमें ना जेनेटिक ड्रिफ्ट में 2 आबादियाँ क्लासीफाई कर लें, एक कर लें स्मॉल पॉपुलेशन और दूसरा बेटे कर लें लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है।
स्मॉल पॉपुलेशन से क्या मुराद है? एक छोटी सी आबादी जहाँ पे ज़्यादातर इंडिविजुअल्स या तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते या फेल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, और उनकी जीन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरी है लार्ज पॉपुलेशन, वो क्या होता है? एक बड़ी पॉपुलेशन जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर हम ले लें मुस्लिम टाउन की आबादी है जी इस वक्त 2 लाख, एग्जाम्पल ले लें, उसके अंदर हम देखें कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो मैरिड हैं, उनके कितने बच्चे हैं या किन के कितने बच्चे नहीं हैं, ये सब हमारे पास स्मॉलर पॉपुलेशन में आ जाएगा। और लार्ज पॉपुलेशन में क्या होगा? बड़ी आबादी, उसके अंदर मुख्तलिफ जीन्स का एग्जिस्ट करना और एज सच मौजूद रहना। ठीक है, ये आपके पास सारे बेटा उससे रिलेटेड फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चौथा फैक्टर, नॉन रैंडम मेटिंग। अब ये क्या होता है जी? नॉन रैंडम मेटिंग मीन्स सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो नॉन रैंडम मीटिंग से क्या मुराद है? वो मीटिंग जिसमें कोई चॉइस नहीं होती है। कोई इंडिविजुअल यहाँ से जाके अमेरिका में किसी अमेरिकन से शादी कर ले, कोई अमेरिकन पाकिस्तान में आके किसी पाकिस्तानी से शादी कर ले, इसको बोलते हैं नॉन रैंडम मीटिंग। अच्छा, अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स बना लें। पहला पॉइंट है, इन ब्रीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म, इट लेसन्स द प्रपोर्शन ऑफ हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल्स। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो रेशो प्रपोर्शन है वो बड़ी डिफरेंट हो जाती है, एक पॉइंट। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल्स विद सर्टन जीनोटाइप्स मेट विद वन अनदर मोर कॉमनली एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स विद अदर। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, फ़र्ज़ करें एक इंसान के 40 चाइल्ड हैं, 40 बच्चे हैं, ठीक है, चिल्ड्रन हैं, तो उसने अपनी जीन्स को कितना ज़्यादा एक्सप्रेस किया, इसके मुकाबले में एक इंसान के 4 बच्चे हैं तो उसने अपनी जीन्स को कितना एक्सप्रेस किया। इसको आप बोलते हैं नॉन रैंडम मेटिंग। और ये नॉन रैंडम मेटिंग जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ को एक ख़ास अंदाज और लेवल पे रखता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट बेटा इसमें क्या है? सिलेक्शन। व्हाट इज सिलेक्शन? सिलेक्ट करना। व्हाट डज दैट मीन, सिलेक्ट करना? सिलेक्ट करने से मुराद है कौन से इंडिविजुअल्स हैं जिनको नेचर ने ज़्यादा सिलेक्ट किया है और वो नई से नई मतलब वेराइटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि इसको आप 2 में कैटेगरी कर लो, एक कर लो नेचुरल सिलेक्शन, दूसरी कर लो आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब बेटा सबसे पहले तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन पे आ जाओ। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है बताएं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन बेटा क्या? वो सिलेक्शन जिसमें हम हमारी मर्जी से प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ लेते हैं और फिर उनको रिप्रोड्यूस करवाते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन, राइट। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन क्या होगा? वो सिलेक्शन जिसके अंदर नेचर सिलेक्ट करती है और फिर वही जो जीन्स हैं एक पॉपुलेशन में उनको इफ़ेक्ट करती है, इसको आप बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन। और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये जो बेटा नेचुरल सिलेक्शन है ये टिपिकली किस में होती है? ह्यूमन पॉपुलेशंस के अंदर जारी है। और ह्यूमन पॉपुलेशंस जैसे यहाँ से किसी ने जाके किसी और मुल्क में शादी कर ली तो वो ह्यूमन पॉपुलेशंस जिस अंदाज में अरेंज्ड हैं वो ही उनकी नेचुरल और आर्टिफिशियल सिलेक्शन को शो कर रहा होता है। ठीक है बेटे, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है। पेयरिंग मैंने बताई थी 19 के साथ है। अब जब ये आपको आ जाए तो आपने इसकी अरेंजमेंट इस तरह करनी है कि इसमें से शॉर्ट MCQ सबसे पहले क्लियर कर लें। पढ़ाते हुए चंद ही टॉपिक रह गए, इसमें बहुत सारा हिस्सा कट गया है, तो पढ़ाते हुए मैंने आपको शॉर्ट वाइज भी बता दिया कौन से टॉपिक हैं, कौन से शॉर्ट हैं जैसे बायोजोग्राफी है वगैरह, और कौन से लॉन्ग हैं वो भी आपको क्लियर कर दिया। अब आपने करना सिर्फ इतना है कि बैठ के इसको प्रॉपरली एक दफ़ा रिव्यू करना है। कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो नीचे आपके सामने ऑफिशियल नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको अच्छे अंदाज में गाइड किया जाएगा। अब इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स बेटे करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। आर्चियोबैक्टीरिया कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर अप टू कितना 120 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट यूकैरियोट अपीयर्ड अबाउट कितना 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। डार्विन, थर्ड MCQ, थर्ड फिलिंग द ब्लैंक, डार्विन प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ natural selection. Next step, Wallace developed a theory of natural selection identical to Darwin. Next step, prokaryotes are considered to be ancestors of all life forms. A respiratory protein called cytochrome C is found in all aerobic organisms. Total aggregate of genes in a population is called its gene pool. हार्डी वेनबर्ग थ्योरम वाला लिखा हुआ है वो क्रॉस करें, उसके नीचे वाला एवोल्यूशन इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन।
लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन स्पीशीज़ एंड फैमिलीज इज़ कॉल्ड जीनस। नेक्स्ट क्रॉस, उसके आगे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो भी क्रॉस, उसके नीचे लिखा हुआ पॉपुलेशन इज़ अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वो करना है। फिर नेक्स्ट, द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज़ क्या, H2S एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में सिर्फ होती ही हाइड्रोजन सल्फाइड थी और कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, MCQs पे आ जाएं। गिल पाउचेज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स एम्ब्रियो आर बीटा होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस होते हैं लेकिन फिर क्या होता है कि ये बाद में इवॉल्व करते हैं। गिल पाउचेज मछलियों में गिल्स बना देते हैं सामने आपके, और जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं उसमें यूस्टैचियन ट्यूब बना देते हैं जो मिडल ईयर को थ्रोट के साथ कनेक्ट करती है। इसके अलावा ए ऑप्शन दी हुई है ऑन्टोजनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजनी। जर्मन से वर्ड्स हैं, इनका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम इंसेस्टर। ये जब आप लगाएंगे तो मतलब भी लिख लीजिएगा, काम आएगा आपके। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द इंसेस्टर्स। अच्छा, उसके नीचे लिखा हुआ डार्विन्स थ्योरी एज प्रेजेंटेड इन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज मेनली कंसर्न्ड विद हाउ अ न्यू स्पीशीज अराइज आउट। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट that can evolve over the passage of time is a species. Next, a gene pool consists of beta, ये आया भी है बोर्ड में, total of all the alleles present in a population. 5 और 6 रहने दें MCQ. Last, selection acts directly on the eta, इंटायर जीन पूल के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। बेटे तमाम शॉर्ट और MCQs और लॉन्ग को देखिएगा, पढ़िएगा, अपनी क्लैरिटी लाइएगा चीज़ों के अंदर। ये आपका चैप्टर 24 था जो बेटा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 23। अपना ख्याल रखें और रेगुलर एग्ज़ाम की तैयारी करें। अपेरेंटली इस वक्त एग्ज़ाम आपका 14 जून से शुरू हो रहा है, सो उसके लिए तैयारी भरपूर रखें। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।